आप सभी का स्वागत है आदित्य एनसीईआरटी क्लासेस में। मैं आज आपको फ्रांसीसी क्रांति के ये 3 टेक्निकल वर्ड बताने के बाद मैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाऊंगी। और सबसे पहले ये क्रांति वर्ड ही क्यों लगा फ्रांसीसी क्रांति में, और कोई वर्ड क्यों नहीं लगा, तो हम इससे पहले सबसे पहले हम ये विद्रोह, क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा, ये टेक्निकल वर्ड है और इसकी परिभाषा जान जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्या विद्रोह कहाँ लगेगा, क्रांति कहाँ लगेगा, स्वतंत्रता संग्राम कहाँ लगेगा। देखिए, ये विद्रोह, क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम ये उसी जगह होता है जहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया चल रही है उससे यदि लोग संतुष्ट नहीं है, तभी यहाँ मान लीजिए कि या तो विद्रोह होगा, या तो क्रांति होगा, या तो स्वतंत्रता संग्राम होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, मान लीजिए क्रांति होगा तो सामाजिक में क्या बदलाव होगा, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक। सामाजिक में मान लीजिए कि आप एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं पढ़ लिख के, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक छोटी सी चौल में रहते हैं और आपकी जो सोसाइटी चेंज हो जाएगी, आप एक बड़ी बड़ी अधिकारियों के बीच में रहेंगे और आपकी सामाजिक स्थिति काफ़ी चेंज हो जाएगी। और आर्थिक आर्थिक पहलू, यानी कि जो आप बड़े अधिकारी बनते तो आपके पास बहुत पैसा भी हो जाएगा। उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि जो आप पहले जो स्टडी टाइम पे जो टूटा बर्तन में खाना खाते थे वही बर्तन में पता चलेगा पूरा आर्थिक घर की जो वो टोटल सिस्टमेटिक जो भी बर्तन दिस दैट टोटल चीज़ चेंज हो जाएगा। राजनीतिक, जब फ्रांसीसी क्रांति होगी तो पहले वहाँ राजतंत्र थी और उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र। तो ऐसा ज़रूर होगा कि जब क्रांति या विद्रोह हुआ तो राजा कुछ न कुछ उदार व्यवहार करेगा, नहीं तो पता चलेगा काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। फिर धार्मिक, एक बात बताइए, जब भी स्वतंत्रता, या तो भारत में मान लीजिए स्वतंत्रता से पहले जो व्यक्ति हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म को, जो राम को मानते थे, जो या अल्लाह की इबादत करते थे, ऐसा थोड़ी है कि आज स्वतंत्रता होने के बाद वो उस धर्म को नहीं मानते हैं। तो धार्मिक पक्ष कभी भी, हर हाल में वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो व्यक्ति अल्लाह का इबादत करता है वो अल्लाह का इबादत करेगा, जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू धर्म को ही मानेगा। और ये विद्रोह यानी कि प्लान बेस्ड, जो डायरेक्टली प्लान बेस्ड नहीं हो, यानी कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है वो कंट्रोल कर रहा है कि नीति बना रहा है कि ऐसे ऐसे हमें चलाना है, ऐसा सिस्टम ना होकर ऐसा सिस्टम हो कि अभी मान लीजिए कि ये विद्रोह किया, फिर ये विद्रोह किया, ये विद्रोह, कोई ऐसा एक केंद्र उसको कंट्रोल ना करे। तो जहाँ प्लान बेस्ड विद्रोह नहीं हो तो उसे हम विद्रोह कहते हैं। जैसे कि हमारे 1857 का विद्रोह हुआ था, ऐसा थोड़ी था कि जो झांसी की रानी थी वह फिर विद्रोह की, वीर कुंवर सिंह, ये सभी एक साथ एक मिलकर एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था और एक नियम, एक विधि से वह कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था, ऐसा था कि अभी मान लीजिए कि वीर कुंवर सिंह का संपत्ति हड़प के वो अपने भाई को, अंग्रेज बोल रहा है कि हम अपने हड़प लेंगे, तो वो विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि वो अपने भाई को देने के लिए। तो ऐसा तो नहीं था कि एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, पहले यूपी में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, तो धीरे-धीरे कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो। तो इसे हम विद्रोह करते हैं और इसीलिए इसे 1857 का विद्रोह कहा गया, क्योंकि उसे एक व्यक्ति कंट्रोल ना करके वह जो जब जिसको प्रॉब्लम हो रहा था तो वो विद्रोह कर रहा था। अब मैं आपको क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। यह प्लान बेस्ड हो, मान लीजिए प्लान बेस्ड होकर काफ़ी जल्दी में, मतलब काफ़ी कम समय में काफ़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में बदलाव हो जाए, उसे हम क्रांति कहते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, वही मॉनिटरिंग कर रहा है और बोल रहा है ये सभी मिलकर यहाँ ये कंट्रोल कर रहा है और कैसे विद्रोह करना है, सॉरी कैसे क्रांति करना है, एक व्यक्ति नीति बना रहा है और उसके अनुसार सभी उसके पालन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रांति बोलेंगे। और इसमें काफ़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में काफ़ी बदलाव हो जाएगी। और फिर हम स्वतंत्रता संग्राम, यह भी नीतिगत ही रहेगा, कोई व्यक्ति कंट्रोल करेगा, लेकिन इसमें काफ़ी धीरे-धीरे, ना कि फास्ट कुछ चेंजिंग हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत स्लो में यदि उसमें बदलाव हो तो उसे हम स्वतंत्रता संग्राम
कहते हैं। और फ्रांस में प्रारंभ से ही यहाँ राजतंत्र थी, राजतंत्र यानी कि राजा का ही बेटा राजा रहेगा। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह सिस्टम लाया गया कि संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। अच्छा, संवैधानिक राजतंत्र क्या हुआ? ये नहीं कि वो चुन के आएगा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये नहीं कि जो शासक है वो चुन के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लोकसभा या विधानसभा जैसी संस्था होगी, उसमें लोग चुन कर आएंगे और चुन कर आएंगे, उसके बाद कोई एक ऐसा कानून बनाएंगे लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा। उसके बाद इस कानून को राजा को ही, यानी राजा का बेटा ही राजा है, और ये लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति कानून बनाकर यदि राजा के पास दे तो इसे, और वो हस्ताक्षर कर देने के बाद कानून हो, तो इसे हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और यहाँ और एक वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश जिसपे कि अंकुश ना लगा हो, जो कि बोले कि हम राजा हैं और मेरा हर बात ही कानून है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक व्यक्ति आया जो रेप किया एक लड़की का, तो इसको बोला गया कि इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी मेरा बहुत मूड अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, बहुत कुछ ऐसा मेरे साथ घटना हुई है जो बहुत हम उससे खुश हैं, तो बोलेंगे ठीक है इसको छोड़ दो। और यदि कोई व्यक्ति चोरी करके आया और भी मेरा मूड बहुत खराब है, बहुत गुस्सा में है, तो नहीं, इसको फांसी पे लटकाओ। वो उनके राजा के मूड के हिसाब से जब सजा लोगों को दिया जाए, ना कि उसके लिए कोई संविधान हो, उसे निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र जब शासक का चुनाव लोगों के द्वारा हो तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं।